हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग का जो टॉपिक है दैट इज ईपीआर और ईएसआर। ईपीआर इसकी जो फुल फॉर्म है दैट इज इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिक रेजोनेंस, और जो ईएसआर है इसकी फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस। तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिक रेजोनेंस एंड इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस, इन दोनों जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है ऑलमोस्ट सेम ही स्पेक्ट्रोस्कोपी है। और इन दोनों का जो फंक्शन है, इन दोनों का काम क्या है, जो रेडिकल होगा या पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होगा उन कंपाउंड की जो स्ट्रक्चरल फीचर्स को प्रेडिक्ट करना। तो कॉम्प्लीटली ये जो ईपीआर और ये सब स्पेक्ट्रोस्कोपी है, एक काम करता है तुम्हारा रेडिकल कंपाउंड के ऊपर या पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के ऊपर। मतलब इस कंपाउंड एक्टिव होने के लिए तुम्हें क्या होना पड़ेगा, मैग्नेटिकली एक्टिव एंड इनएक्टिव। हम लोग देखेंगे कैसे इन दोनों कंपाउंड को सेपरेट करता है। तो चलो इसके हम लोग मैकेनिज्म में जाते हैं, क्या इसे काम करता है स्पेक्ट्रोस्कोपी। ओके, तो ये जो कंप्लीट स्पेक्ट्रोस्कोपी है बेसिकली जो काम करता है, ये काम करता है ड्रैगोस रूल के ऊपर बेस करके। ड्रैगोस रूल क्या बता रहा है? ड्रैगोस रूल एक रूल है इस ईपीआर में जो बता रहा है हाइड्रोजन अटैच टू मैग्नेटिक एक्टिव एटम डू नॉट पार्टिसिपेट इन स्प्लिटिंग। जो ड्रैगोस रूल की जो पहली रूल है इसको अच्छे से नोट करके रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बता रहा है हाइड्रोजन अटैच टू मैग्नेटिक एक्टिव एटम डू नॉट पार्टिसिपेट इन स्प्लिटिंग। अगर हाइड्रोजन मैग्नेटिक एक्टिव एटम के साथ अटैच होगा मैग्नेटिकली तो कोई भी स्प्लिटिंग या स्पेक्ट्रोस्कोपी में कोई भी प्लॉट नहीं प्रोवाइड करेगा। उसके बाद बोल रहा है हाइड्रोजन अटैच टू मैग्नेटिकली इनएक्टिव एटम विल पार्टिसिपेट इन स्प्लिटिंग। बोल रहा है अगर हाइड्रोजन मैग्नेटिकली इनएक्टिव के साथ अटैच होगा तब वो क्या करेगा, स्प्लिटिंग में पार्टिसिपेट करेगा। तो बहुत ही अच्छा फंडामेंटल क्वेश्चन था, जो कौन पार्टिसिपेट करेगा और कौन सा हाइड्रोजन मैग्नेटिक में पार्टिसिपेट करेगा और कौन नहीं करेगा। तो यहां पे हमने देखा अगर मैग्नेटिकली एक्टिव के साथ अटैच होगा तो पार्टिसिपेट नहीं करेगा, और अगर मैग्नेटिकली इनएक्टिव के साथ अटैच होगा वो पार्टिसिपेट करेगा। तो अभी मुझे देखना है ये मैग्नेटिक एक्टिव और इनएक्टिव का फंडा क्या है। तो यहां पे एक स्पेशल नोट करके रखो, एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय 4 दोस एटम मैग्नेटिकली इनएक्टिव। बोल रहा है जिसकी एटॉमिक मास को 4 से डिवाइड किया जाता है वो क्या हो जाएगा, मैग्नेटिकली इनएक्टिव होगा। जैसे 12C 16O 40 कैल्शियम, इन सारे एटम। तो हम लोग ने क्या देखा, हमने पहले देखा जो अगर मैग्नेटिकली एक्टिव के साथ अटैच होगा तो स्प्लिटिंग नहीं करेगा वो हाइड्रोजन, और अगर मैग्नेटिकली इनएक्टिव के साथ अटैच हो जाएगा वो स्प्लिटिंग करेगा। जैसे मैं एक एग्जाम्पल के तौर में मैं एक एटम को लेता हूं लाइक H2O। ठीक है, इसकी कितने स्प्लिटिंग होगा ये मुझे ईपीआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू निकालना है। तो ईपीआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की जो फॉर्मूला है, हम लोग जो फॉर्मूला यूज करते हैं दैट इज 2ni+1, जहां पे n क्या है, n नंबर ऑफ न्यूक्लियस है। ठीक है, नंबर ऑफ न्यूक्लियस, और जो i है, i तुम्हारा है स्पिन क्वांटम नंबर। ओके, स्पिन क्वांटम नंबर। तो n क्या है, नंबर ऑफ न्यूक्लियस, और i क्या है, स्पिन क्वांटम नंबर। तो अगर इस H2 मॉलिक्यूल को मैं अच्छे से देखूंगा, देखो इस H2O में जो ऑक्सीजन है, मुझे पहले देखना पड़ेगा ऑक्सीजन मैग्नेटिकली एक्टिव या इनएक्टिव। तो ऑक्सीजन की जो मास है, ऑक्सीजन का मास 16 होता है। ठीक है, और इस 16 को क्या करता है, 4 से डिवाइड पॉसिबल है, तो ऑक्सीजन मेरा क्या है, मैग्नेटिक इनएक्टिव है। ठीक है, मैग्नेटिक इनएक्टिव है। इसको हमने अभी देखा, जो ऑक्सीजन को अगर 4 से डिवाइड किया जाएगा, किसी भी एटॉमिक मास को अगर 4 से डिवाइड किया जाएगा तो उसको मैग्नेटिक इनएक्टिव बोला जाएगा। तो यहां पे मैं ऑक्सीजन को मैग्नेटिक इनएक्टिव बोल सकता हूं। और यहां पे स्ट्रिक्टली मेंशन है, देखो रूल नंबर 2 में, हाइड्रोजन अटैच टू मैग्नेटिक इनएक्टिव एटम विल पार्टिसिपेट इन स्प्लिटिंग। वो स्प्लिटिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है अगर किसके साथ अटैच है, इनएक्टिव के साथ। तो अगर मैं इसकी पैटर्न देखूंगा, देखो ऑक्सीजन तो यहाँ पे कोई भी डेटा प्रोवाइड नहीं करने वाला है क्योंकि वो मैग्नेटिक इनएक्टिव है,
और ईपीआर स्पेक्ट्रोस्कोपी होने के लिए तुम्हें मैग्नेटिक एक्टिव होना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, अगर मैं एन का वैल्यू देखूंगा, एन का वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा, एन का वैल्यू हो जाएगा 2, क्योंकि 2 हाइड्रोजन है। आई का वैल्यू जनरली हाइड्रोजन के लिए हाफ होता है। इन सारे डेटा तुम्हें प्रोवाइड किया जाएगा, स्पिन क्वांटम नंबर की डेटा। तो अगर मैं यहाँ पे पुट करूंगा इस डेटा को और मैं देखूंगा कितना आ रहा है मेरा, 2 इंटू 2 हाइड्रोजन है 2, आई का वैल्यू कितना है हाफ प्लस 1। तो अगर मैं इसका कैंसिल करूंगा, देखते हो कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ पे आ जाता है 3। मतलब अगर मैं वाटर मॉलिक्यूल की सिग्नल देखूंगा तो वाटर मॉलिक्यूल की सिग्नल आ जाएगा 3। कितना सिग्नल आ जाएगा? 3। मतलब और एक क्वेश्चन कराओ, फिर और भी थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। तो चलो और एक क्वेश्चन देखते हैं। सपोज मैं तुम्हें दे दिया CD3, ओके, CD3 ये ऑलरेडी PYQ में आ चुका है, TI फर की। तो CD3 बोला गया है, इसमें मेरा जो रेडिकल है इसका कितना स्प्लिटिंग होगा मुझे बताओ। तो CD3 मैं क्या देखूंगा, मुझे इस D की जो I का वैल्यू है, D ऑफ I2, ठीक है, I का वैल्यू D ऑफ I बेसिकली मतलब स्पिन क्वांटम नंबर डॉयटोरियम के लिए प्रोवाइड है 1 है, ये तुम्हें प्रोवाइड किया जाएगा। तो मेरा फॉर्मूला क्या था? मेरा फॉर्मूला था 2ni प्लस 1। अगर मैं अभी कार्बन को देखूंगा, कार्बन की जो है ना, कार्बन का 12 है, तो 4 से डिवाइड किया जाएगा, ठीक है, 3 आ जाता है। तो कार्बन यहाँ पे क्या है? मैग्नेटिक इनएक्टिव है, मैग्नेटिक इनएक्टिव। तो कार्बन को यहाँ पे हम लोग नहीं देखेंगे क्योंकि मैग्नेटिक इनएक्टिव हो चुका है। तो मुझे यहाँ पे देखना है, तो डॉयटोरियम को देखना है। तो मेरा फॉर्मूला जो है 2ni प्लस 1, ठीक है, और मेरा 2 है, और कितने डॉयटोरियम है? 3 डॉयटोरियम है, इनका वैल्यू 3 होगा क्योंकि डॉयटोरियम 3 है, इंटू आई का वैल्यू प्रोवाइड है तुम्हारा 1 है प्लस 1, तो 2 इंटू 3 प्लस 1 7 सिग्नल यहाँ पे मिल जाएगा मुझे CD3 के लिए। कितने सिग्नल मिल जाएगा? 3 सिग्नल, 7 सिग्नल। तो ऐसे ही तुम्हें क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो तुम्हारा जितने भी क्वेश्चंस आएगा। जैसे मैं और एक क्वेश्चन तुम्हें प्रोवाइड करता हूं, तुमको मैं एक ऐसे क्वेश्चन स्ट्रक्चर दिया, ओके, मुझे बोला गया ये जो कंपाउंड है इसका कितने सिग्नल होगा बताओ। तो मैं पहले हाइड्रोजन को देखूंगा, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है? मेरा यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन के लिए आई का वैल्यू होता है हाफ। तो मेरा जो फॉर्मूला है 2ni प्लस 1, इसको मैं अगर पुट करूंगा तो मेरा 2 इंटू 4 हाइड्रोजन इंटू हाफ प्लस 1, तो 2 कैंसिल हो जाएगा और मेरा आ जाएगा 5 सिग्नल। तो तुम्हें बेसिकली यहाँ पे सिग्नल नंबर प्रेडिक्ट करने बोला जाएगा ईपीआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में। तो चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। कुछ मेटल कॉम्प्लेक्स लाइक कंपाउंड देखते हैं जो उसको कैसे निकाला जाती है। जैसे एक तुम्हें क्वेश्चन दिया गया है Cu कॉपर NH3 होल 4 2+, मुझे कॉम्प्लेक्स दिया गया है जो वहां पे प्रोवाइड है आई ऑफ कॉपर, कॉपर का डेटा प्रोवाइड है 3/2, और आई ऑफ नाइट्रोजन प्रोवाइड है 1, और आई ऑफ हाइड्रोजन प्रोवाइड है हाफ। तो ये स्पिन क्वांटम नंबर की सारे डेटा प्रोवाइड है, मुझे इसका क्या करना है? मुझे सिग्नल को निकालना है इसकी। तो अभी अगर नाइट्रोजन को बात देखा जाए, नाइट्रोजन को देखो, नाइट्रोजन क्या होता है? 15 होता है, हम लोग जानते हैं 15 नाइट्रोजन 7। तो नाइट्रोजन जो होता है इसको 4 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, और अगर नाइट्रोजन को 4 से डिवाइड नहीं कर सकते तो नाइट्रोजन क्या हो जाएगा? मैग्नेटिकली एक्टिव हो जाएगा, मैग्नेटिक एक्टिव हो जाएगा। इसका मतलब नाइट्रोजन तुम्हारा सिग्नल में पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है। बट यहां पे अगर ड्रैगोस रूल की 1 में चले जाओ, जो देखो नाइट्रोजन तो तुम्हारा पार्टिसिपेट करेगा, बिल्कुल सही है,
बट यहाँ पे जो ड्रैगोस की पहले रूल है, हाइड्रोजन अटैच टू मैग्नेटिक एक्टिव एटम डू नॉट पार्टिसिपेट इन स्प्लिटिंग। इसका मतलब नाइट्रोजन को यहाँ पे चार्ज से डिवाइड नहीं किया जा रहा है, तो नाइट्रोजन यहाँ पे मैग्नेटिकली एक्टिव है, बट नाइट्रोजन के साथ जो हाइड्रोजन है वो स्प्लिटिंग में पार्टिसिपेट नहीं करने वाला है। इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं इस कंपाउंड का देखूंगा, इसका नाइट्रोजन स्प्लिटिंग में पार्टिसिपेट करेगा क्योंकि वो मैग्नेटिकली एक्टिव है, ठीक है, बट उसके साथ जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है वो पार्टिसिपेट नहीं करने वाला है। इसका मतलब इसकी जो सिग्नल आएगा, देखो 2n ऑफ कॉपर I प्लस 1 और 2n ऑफ नाइट्रोजन I प्लस 1। एक बार नाइट्रोजन के लिए देखेंगे और एक बार कॉपर के लिए देखेंगे। हाइड्रोजन के लिए यहां पे नहीं देखेंगे क्योंकि सारे जो हाइड्रोजन है वो क्या है, मैग्नेटिकली एक्टिव के साथ अटैच है। तो अकॉर्डिंग टू ड्रैगो रूल इसको परमिट नहीं करने देता है। तो अगर इसका देखेंगे 2 इंटू कॉपर कितना है, एक ही है, कॉपर का आई का वैल्यू प्रोवाइड है 3/2 प्लस 1, और इधर 2 इंटू नाइट्रोजन कितना गिवन है, 4 नाइट्रोजन गिवन है क्योंकि NH3 ब्रैकेट के बाहर 4 है, और नाइट्रोजन के आई का वैल्यू गिवन है 1 प्लस 1। तो इसको अगर कैलकुलेट किया जाए तो यहाँ पे तुम्हारा आ रहा है डेटा 3 on 4 इंटू, और इधर आ रहा है तुम्हारा 9, 36 लाइन्स। तो ये जो मॉलिक्यूल दिया गया था कॉम्प्लेक्स, इसकी जो पीक होगा ये क्या होगा, 36 लाइन्स होगा ईपीआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में, ठीक है। बोला चलो और एक क्वेश्चन कराओ तो फिर और भी थोड़ा क्लियर होगा कैसे हम लोग करेंगे। देखो सपोज मैं तुम्हें और एक क्वेश्चन दे रहा हूं, तुम्हें और भी क्लियर हो जाएगा तुम्हारे जो भी डाउट है। TiH2O होल 6, ठीक है, 3+ एक ऐसे कॉम्प्लेक्स है, और यहाँ पे प्रोवाइड है आई ऑफ टाइटेनियम 3/2, आई ऑफ ऑक्सीजन तुम्हारा गिवन है यहाँ पे 1, और आई ऑफ हाइड्रोजन गिवन है 1/2। तो यहाँ पे अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं, ऑक्सीजन यहाँ पे क्या है, चार्ज से डिवाइड किया जाता है। तो ऑक्सीजन क्या है, मैग्नेटिकली एक्टिव है। ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन मैग्नेटिकली एक्टिव, सॉरी, चार्ज से डिवाइड किया जा रहा है इनएक्टिव, क्योंकि अगर चार्ज से डिवाइड किया जाएगा तो इनएक्टिव है। तो ऑक्सीजन यहाँ पे मैग्नेटिकली इनएक्टिव है। इसका मतलब ऑक्सीजन यहाँ पे स्प्लिटिंग नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि वो मैग्नेटिकली इनएक्टिव है, बट पिछले वाला में नाइट्रोजन किया था क्योंकि वो मैग्नेटिकली एक्टिव था। तो अगर ऑक्सीजन मैग्नेटिकली इनएक्टिव है तो ऑक्सीजन नहीं करेगा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन जो हाइड्रोजन है वो तो ऑक्सीजन के साथ अटैच है, मैग्नेटिकली इनएक्टिव के साथ अटैच है, तो ये क्या करेगा, तुम्हारे यहाँ पे स्प्लिटिंग में पार्टिसिपेट करेगा। तो अगर इसका सिग्नल की बात करूं मैं, तो सिग्नल जो आ रहा है इसका 2 ऑफ N ऑफ टाइटेनियम I प्लस 1, 2 ऑफ N हाइड्रोजन I प्लस 1। तो टाइटेनियम एक ही है, और टाइटेनियम की I का वैल्यू है 3/2 प्लस 1, और हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे 6 इंटू 2, तो 12 हाइड्रोजन है, और I का वैल्यू है तुम्हारा 1/2 प्लस 1, तो 2 इधर कैंसिल हो गया, इधर 2 कैंसिल हो गया, इधर 4 इंटू 13 आ गया, 4 इंटू 30, मतलब यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा 52 लाइन्स। कितने लाइन्स आ जाएगा 52 लाइन्स। तो यहाँ पे बेसिकली जो ईपीआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है, कॉम्प्लीटली तुम्हें डिपेंड करना पड़ेगा जो कैसे काम कर रहा है, क्या है मैग्नेटिकली एक्टिव है या मैग्नेटिकली इनएक्टिव है। इसके ऊपर बेस करके कंप्लीट जो तुम्हारा स्पेक्ट्रोस्कोपी है ये फंक्शन काम करने वाला है। जैसे तुम्हें मैं और एक क्वेश्चन दिखाता हूं इस मैग्नेटिकली इनएक्टिव की कॉन्सेप्ट के ऊपर। देखो सपोज तुमको मैं और एक कंपाउंड दिया TiH2O होल 4 NH3 होल 2+। मुझे इस कंप्लीट कॉम्प्लेक्स के बारे में बताया गया जी, इसकी टोटल सिग्नल कितना होगा मुझे बताओ। तो अगर मैं इस कंपाउंड को अच्छे से देखूंगा, ठीक है, जो टाइटेनियम है
आई का वैल्यू तुम्हें ऑलरेडी प्रोवाइड है, देखो टाइटेनियम का वो है तुम्हारा 3/2, ठीक है। ऑक्सीजन का भी प्रोवाइड है, हाइड्रोजन सभी तुम्हें पता है 1, और हाइड्रोजन का हाफ। तो अभी मुझे ऑक्सीजन को अगर देखोगे, ऑक्सीजन को 4 से डिवाइड किया जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक इनएक्टिव। और अगर तुम नाइट्रोजन को देखोगे 4 से डिवाइड नहीं किया जाएगा तो मैग्नेटिक एक्टिव। ठीक है। अभी जो बात है, अगर हाइड्रोजन मैग्नेटिक इनएक्टिव के साथ अटैच होगा तो सिग्नल देगा, बट अगर हाइड्रोजन मैग्नेटिक एक्टिव के साथ होगा तो सिग्नल नहीं देने वाला है। इसका मतलब तुम्हारा जो दो हाइड्रोजन है, जो तुम्हारा हाइड्रोजन है, ये सब मैग्नेटिकली सिग्नल नहीं देने वाला है नाइट्रोजन के साथ जो अटैचमेंट है। क्यों नहीं देगा वो? क्योंकि वो एक मैग्नेटिक एक्टिव के साथ अटैच है। अगर मैं यहाँ पे सारे डेटा को देखूंगा, आई ऑफ हाइड्रोजन जो होता है तुम्हारा हाफ, आई ऑफ नाइट्रोजन जो होता है 1, ओके। तो इसका अगर मैं देखूंगा 2 ऑफ एन आई ऑफ टाइटेनियम +1, 2, यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन नहीं देने वाला है क्योंकि मैग्नेटिक इनएक्टिव है, तो 2n आई ऑफ हाइड्रोजन +1। उसके बाद नाइट्रोजन, एमोनिया में जो है नाइट्रोजन देगा, हाइड्रोजन नहीं देने वाला है, 2n ऑफ आई नाइट्रोजन +1। तो पहले 2 इंटू टाइटेनियम 1 है, टाइटेनियम का 3/2 +1। उसके बाद हाइड्रोजन को देखा जाए तो यहाँ पे 8 हाइड्रोजन है, 2 इंटू 8 8 हाइड्रोजन है, ठीक है, इंटू हाफ +1। और लास्ट में 2 इंटू नाइट्रोजन कितना है, नाइट्रोजन यहाँ पे तुम्हारा 1 है, और नाइट्रोजन 2 है, सॉरी नाइट्रोजन 2 है क्योंकि NH3 है, तो 2 इंटू 2 इंटू आई का वैल्यू 1 +1। तो अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखेंगे 4 इंटू 9 इंटू 5, तो तुम्हें आ जाएगा 180 लाइन्स। ठीक है, तो ये तुम लोग का एकदम इजी मेथड था जिससे तुम लोग का कंप्लीट ईपीआर स्पेक्ट्रोस्कोपिक जो पार्ट 1 है, बेसिक कॉन्सेप्ट और जो सिग्नल्स है, ये सब लोग तुमने कैलकुलेट किया। अगर तुम सबको ये बात समझ आ गया तो मुझे डेफिनेटली सब लोग बताना इसका आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। जो अगर मैं एक ऐसे कॉम्प्लेक्स दूंगा CuH2O, CuH2O होल 3 NH3 इसकी सिग्नल कितना होगा, ठीक है। जहाँ पे कॉपर की जो वैल्यू है 3/2, नाइट्रोजन के लिए 1 और हाइड्रोजन के लिए हाफ, ये तुम्हें प्रोवाइड है। तो मुझे इसका सिग्नल सब लोग कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताना। ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड बाय बाय।